अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ाद ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है जी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं जी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आपके पास कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। सबसे पहले जी हमारे पास अपीयरेंस में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो ये हमारे पास वेरी करता है इन अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, सेल टू सेल हमारे पास वेरी करता है इन अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं जी इसकी डिस्कवरी की। ठीक है जी, तो हमारे पास इसको डिस्कवर किसने किया। सबसे पहले हमारे पास डिस्कवर किया जी पोर्टर एंड क्लॉड ने 1945 के अंदर हमारे पास पोर्टर एंड क्लॉड ने इसको डिस्कवर किया सबसे पहले। और ये हमारे पास सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इन द चिक के एम्ब्रायो के अंदर सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये उसकी डिस्कवरी थी। नेक्स्ट पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ इट्स डेफिनेशन। तो हमारे पास बेसिकली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। ठीक है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है जो हमारे पास विजिबल कब होता है। हमारे पास विजिबल होता है इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये विजिबल होता है हमेशा। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। हमारे पास साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड करता है। मैं अगर आपको जनरल सा बना के दिखाऊं तो ये अगर हमारे पास सेल है तो ये हमारे पास अगर सेंटर में न्यूक्लियस है तो ये हमारे पास होता है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारे पास एक्सटेंड करता है इस तरह से। और इसके ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो हमारे पास ये होता है जो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है दैट इज़ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारे पास बाद में होता है दैट इज़ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपके पास इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे पास एक चैनल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड करता है, कॉन्टीन्यूस फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, और कांटेक्ट होता है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और वहाँ से एक्सटेंड करके ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ है। तो ये हमारे पास बेसिकली होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसका जो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास रफ इंडोप्लाज्मिक होता है, ये रफ क्यों होता है, इसके पास हमारे पास होते हैं राइबोसोम्स। हमारे पास होते हैं राइबोसोम्स जो हमारे पास फैक्ट्री है प्रोटीन सिंथेसिस की। हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है इसके अंदर, दैट्स वाई इसके साथ राइबोसोम्स के सब यूनिट्स अटैच होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं जी हमारे पास सिस्टर्नी क्या होता है। हमारे पास जो मटेरियल प्रेजेंट होता है जो हमारे पास ये अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है जी, ये इस तरह से हमारे पास होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्स। ठीक है, चैनल्स होते हैं इस तरह से। तो इसके अंदर एक मटेरियल होता है। ठीक है, हमारे पास एक मटेरियल होता है इन चैनल्स के अंदर जो हमारे पास सेपरेट करता है फ्रॉम द सराउंडिंग मटेरियल। ये एक बाउंड्री जो है ये सराउंडिंग जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल है उससे इसको सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बाउंड्री, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, ये जो वेसिकल्स हैं, ये जो हमारे पास चैनल्स हैं, दीज आर कॉल्ड द सिस्टर्नी। ठीक है, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, जो हमारे पास सेपरेट करते हैं साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को बाय द स्फेरिकल एंड ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हमारी बारी में उन्होंने ये पूछ लिया था कि उसकी मेम्ब्रेन्स जो है वो स्फेरिकल होती हैं या ट्यूब्यूलर होती हैं नेचर में, या आपके पास उन्होंने इस तरह से और डिफरेंट थोड़े आपको चेंज करके ऑप्शन दे दिए थे, स्फेरिकल, ट्रायंगुलर, ट्यूबुलर, इस तरह से ऑप्शन दे दिए थे। तो आपने स्फेरिकल और ट्यूबुलर को करना है। अब इसके लिए मेरे पास आपके लिए निमोनिक है, आपने इसको किस तरह से याद रखना है, आपने याद रखना है इसको जी सी टीज से। ठीक है, सी से आपके पास आ जाता है सिस्टर्नी, वो आपके पास टी से आपके पास है ट्यूबुलर होती हैं या आपके पास स्फेरिकल होती हैं। तो जो आपके पास सिस्टर्नी है वो आपके पास या तो ट्यूबुलर है या स्फेरिकल है, तो आपने उसको सिटीज से याद रखना है। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी इसकी मूवमेंट। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोई मूवमेंट नहीं होती। ठीक है जी, इसकी हमारे पास फिक्स्ड मूवमेंट है, नो मूवमेंट है, ये फिक्स स्ट्रक्चर होता है और इसकी कोई मूवमेंट नहीं होती, ये आपने याद रखना है।
उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स क्या हैं। इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स क्या हैं, तो इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके पास जो है, अगर इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे, ये जो आपके पास मैंने ये जो बाउंड्री है, ये जो आपके पास शो हुआ है, दैट इज़ आपके पास न्यूक्लियस की बाउंड्री। ठीक है, ये आपके पास अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है। ठीक है, ये आपके पास न्यूक्लियस है। इन न्यूक्लियस के अंदर आपके पास इस तरह से क्रोमोसोम्स और क्रोमेटेड मटेरियल वगैरह मौजूद है। ठीक है जी, ये आपके पास न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियर की बाउंड्री से आपके पास अटैच होता है। ठीक है जी, ये आपके पास न्यूक्लियर की बाउंड्री से अटैच है। तो ये आपके पास इसके ऊपर लगे होंगे राइबोसोम्स। ये आपके पास राइबोसोम्स लगे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आपके पास किस नेचर में है, ये आपके पास सीटीज़ है, यानी इसकी सिस्टानी जो है ट्यूब्यूलर है या सफेरिकल है। ठीक है जी, ये होती इधर सफेरिकल है, और जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स आपके पास मौजूद है, ये आपने देखना है। ये देखें, ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स मौजूद है। तो ये आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, आपके न्यूक्लियस से अटैच होता है और ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, ये इसकी दो फॉर्म्स थी। उसके बाद जी हम पढ़ लेते हैं जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको क्यों कहते हैं रफ? इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और स्मूथ इसलिए कहते हैं कि वो विदाउट राइबोसोम्स होता है, इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते। देन हम इनके फंक्शंस को वन बाय वन देख लेते हैं। जो आपके पास राइबोसोम्स अटैच हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका फंक्शन क्या होगा कि वो आपके पास सिंथेसिस करेगा प्रोटीन की, और वो प्रोटीन उसके बाद पुश हो जाएंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और वो एक ट्रांसपोर्ट वेजिकल बनाएगी, और वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल आगे जाएगी गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस उसको मॉडिफाई करेगा, और वो आपके पास बाहर फिर साइटोप्लाज्म में चली जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ट्रांसपोर्ट वेजिकल जाती है। ठीक हो गया। एक तो इसका फंक्शन है कि ये आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है, साथ ही साथ आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ दैट कि ये आपके पास मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये इसके दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन थे। फर्दर हम देख लेते हैं जी, अब आपके पास फंक्शंस हैं जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो आपके पास फंक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये आपके पास मैकेनिकल सपोर्ट आ जाएगा। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है हमेशा से आपको, कि ये लिपोलाइसिस कराता है, ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म कराता है, ये लिपिड की ब्रेक डाउन में हेल्प आउट करता है। दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, तो इसको आपने याद रखना। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स कराता है, आपके पास स्टीरॉइड्स की सिंथेसिस कराता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपके पास आता होता है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके पास आता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है ऑफ द हार्मफुल ड्रग्स। ये सारे एमसीक्यू आपको आते होते हैं किसी ना किसी तरह से, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पर जी हमारे पास आ जाता है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस जैसे कि मसल में और नर्व सेल के अंदर आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ या ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस करवाता है, तो वो भी आपके पास फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके बाद जी आपके पास फर्दर आ जाता है इसका और जो फंक्शन है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो ये किस तरह से करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जी ये कैल्शियम के स्टोरेज में हेल्प करता है, जैसे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ये फर्दर मैं आपको स्लाइड्स के अंदर बताऊंगी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। उसके अंदर हम इसको फर्दर पढ़ते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ याद रखें कि ये कैल्शियम की स्टोरेज करता है इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद इसकी लोकेशन देखें जी,
हमारे पास लोकेशन के लिहाज से ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, लेकिन ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट नहीं होता किस किस के अंदर। ये आपके पास आरबीसीज में नहीं है, आपके पास ओवा में नहीं है, एम्ब्रियोनिक सेल्स में नहीं है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये आपने याद रखना है। फर्दर ये आपके पास 30 से 60% कवर करते हैं आपके साइटोप्लाज्म का सब्सटेंस। ठीक है जी, ये जैसे कि मैंने इस डायग्राम में आपको बताया था कि आपके पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरम्यान में इस तरह से एक्सटेंडेड है। तो ये आपके पास कवर कर रहा होता है आपके साइटोप्लाज्म की 30% से 60% आपकी जो जगह है वो इसने कवर की हुई होती है। तो ये आपने याद रखना है। अब मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बताती हूँ और उसके ज़रिए से मैं आपको समझाती हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास किस तरह से होता है। ठीक है जी, आपने कंसीडर करना है जी, ये आपके पास आपका न्यूक्लियस आ गया। ठीक है जी, ये न्यूक्लियस के अंदर डार्केस्ट मटेरियल आपका न्यूक्लियोलस है। उसके बाद ये आपके पास साइटो क्रोमोसोम्स आ गए और क्रोमेटिड्स। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया न्यूक्लियस। अब ये एक मेम्ब्रेन है जो एक्सटेंड की होती है फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फर्दर आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स भी होते हैं एंड ऑल दैट स्ट्रक्चर, वो हम पहले न्यूक्लियस की वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रही। ठीक है जी, ये उसके बाद ये आपकी डायग्राम मैं थोड़ी आपको शो करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है जी, ये इस तरह से, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे होता है जी गोल्जी अपरेटस। ठीक है जी, और ये आपने बाहर अपनी बना ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये आपके पास हो गया जी बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। ये ऊपर जो आपके ये पिंक पिंक शो हुए हैं, दीज आर राइबोसोम्स। ठीक है, ये जस्ट आपके मैंने समझाने के लिए बनाया है। बाद में मैं आपको एक रियल वाली पिक्चर भी दिखाऊंगी। दैट इज़ आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आपके पास तो जो था ये न्यूक्लियस था। ये जो आपका पिंक है दैट इज़ राइबोसोम। ये आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपके पास है जी गोल्जी अपरेटस। ठीक है जी, ये गोल्जी अपरेटस का सिस फेस है और ये आपके पास ट्रांस फेस है। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले होती है प्रोटीन की सिंथेसिस। आपके पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम से वो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक में जाती है और वो आपके पास बना देती है एक वेजिकल। ये आपके पास समझे एक वेजिकल है और ये उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट है। ये आपके पास निकलती है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती है और इसको हम कहते हैं जी, ये है हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेजिकल। ठीक है जी, इसको हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल कहते हैं। और ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक से निकल के आपके पास जो सिस एंड होता है, ये बात भी आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आपके पास जो वेजिकल है वो सिस जो एंड होता है आपके पास गोल्जी अपरेटस का उधर से एंटर होती है। तो सिस फेस से ये अंदर जाएगी। ठीक है, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी और जब ये बाहर निकलेगी तो ये एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होगा। ये इस तरह से आपके पास एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर
जो गोल्जी अपरेटस होता है वो फर्दर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेगा। अब जो स्टार है दैट इज़ द मॉडिफिकेशन जो गोल्जी अपरेटस ने उसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके इस तरह से ये बल्ज आउट होगी और आपके पास इसके अंदर इस तरह से मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर होगा। और अब आपके पास क्या होगा कि ये जाके मेम्ब्रेन पे ऐसे निकल जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास टोटल जो आपके पास फंक्शन होता है आपके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया है कि उसका मेन पर्पस होता है ट्रांसपोर्ट कराना। तो ये आपके पास सारी थी वीडियो हमारे पास जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। फर्दर मैं इसको आपके साथ स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करती हूँ। जल्दी से अब हम चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। हम पढ़ रहे थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाई थी, अब मैं आपको ज़रा पिक्चर से शो कर रही हूँ कि आपको एक्चुअल में आपके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है। ये आपके पास न्यूक्लियस की बाउंड्री है, ठीक है, ये उसके साथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, इसके साथ यहाँ पे आपके पास राइबोसोम्स अटैच हैं। देन ये आपके पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ आपके पास स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर से आपके पास ये वेजिकल्स निकल रही हैं, ये आपके पास वेजिकल्स बर्ड ऑफ हो रही हैं, वेजिकल्स जाके आपके पास लग रही हैं। आपके पास जो सिस फेस है, आपके पास जो गोल्जी अपरेटस का सिस फेस है उसके ऊपर जाके लग रही हैं, वहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रही है। ये आपके पास प्राइमरी वेजिकल्स थी और जब ये जाके लगी हैं और इसके ट्रांस फेस से बाहर निकली हैं, ये इसका ट्रांस फेस है, ट्रांस फेस से जब बाहर निकल रही हैं तो ये सेक्रीटरी वेजिकल हो गई हैं। ये आपके पास ट्रांसपोर्ट वेजिकल था, ये आपका सेक्रीटरी वेजिकल है। सेक्रीटरी वेजिकल जो है वो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लग के इस तरह से बर्ड ऑफ हो गई हैं और उन्होंने अपनी सेक्रीशन को सेक्रीट आउट कर दिया। तो ये इसका मेन फंक्शन होते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर। अगेन ये एक और स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत क्लियरली आपको बताया हुआ है कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ ये आपके पास एक्सटेंड हुआ हुआ है। ये सारा आपके पास जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है जी, ये आपके पास होती है रफ इंडोप्लाज्मिक जो है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है जी, स्फेरिकल होती है। जबकि जो आपके पास स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूब्यूलर इन नेचर होती है। तो ये भी आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू है। और ये इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं जो ये आपको स्मॉल नज़र आ रहे हैं। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं जी हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारे पास सबसे पहले 1945 के अंदर डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट सीन हुआ था हमारे पास साइटोप्लाज्म इन द चिक एम्ब्रायो। चिक के एम्ब्रायो सेल के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स, हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आते हैं, सीन इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ डेलिकेट स्ट्रैंड्स एंड वेजिकल्स इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर 30 से 60% जो है वो साइटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन है वो ये बनाते हैं। उसके बाद ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये आपने याद रखना है। दिस फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो ये इस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं वेजिकल्स एंड दिस सिस्टर्ना विद इन द सेल्स। तो जो इनकी एंडिंग्स होती हैं उनको हम सिस्टर्नाई कहते हैं, तो ये आपने याद रखना है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। तो ये साइटोस्केलेटन का एक कंपोनेंट भी कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट है और इंटरमीडिएट फिलामेंट है। इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हम कंसीडर करते हैं क्योंकि ये एक ट्यूब्यूलर चैनल है। उसके बाद इसको फर्स्ट डिस्कवर किया हमारे पास पोर्टर ने, क्लार्ड ने, ठीक है जी, ये 1945 के अंदर हुआ था हमारे पास सबसे पहले। इसकी लोकेशन देखें, ये हमारे पास ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, एब्सेंट है हमारे पास मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स, यानी हमारे पास मैच्योर आरबीसीज के अंदर ये मौजूद नहीं होता। हमारे पास ओवा में नहीं है, एम्ब्रियोनिक सेल में नहीं है, हमारे पास प्रोकैरियोट्स में नहीं है और ऑक्युपाइज द मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब इसकी अमाउंट जो है वो हमारे पास वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल। जो हमारे पास स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उसके अंदर इसकी सिर्फ फ्यू वैक्यूल्स होती हैं, जबकि जो हमारे पास एडिपोज है उसके अंदर ये क्वाइट सिंपल होता है, हैविंग द फॉर्म ऑफ फ्यू ट्यूब्यूल्स। The cells that are actively synthesizing proteins such as liver and pancreatic cells and fibroblasts, तो उनके अंदर abundant इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है और ये 30 से 60% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मटीरियल है उसको कवर अप करता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ओरिजिन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रेजेंट
मैनर ऑफ ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ नॉट डेफिनेटली नोन, तो हमें अभी तक नहीं पता कि किस तरह से इसका रीजन हुआ था, लेकिन जो हमारे पास हाइपोथेसिस है वो ये था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ बडिड ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियर इन्वेलप, तो न्यूक्लियर इन्वेलप से ये बड ऑफ हुआ था, और ये हाइपोथेसिस हमारे पास जो थी वो 1974 के अंदर दी गई थी। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द इन न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसकी ये फोल्डिंग कंसीडर किया जाता है, और फॉर्म द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय इन फोल्डिंग, और जाके हमारे पास ये इस तरह से जब जाता है, ये हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ इस तरह से अटैच होता है, और ये जाके हमारे पास जो वेजिकल बनाते हैं वो बड ऑफ होके हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमने कंसीडर किया था कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप है उससे ये बड ऑफ होके बने हैं, और ये खुद जाके हमारे पास बड ऑफ होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक बेसिक ओरिजिन का स्ट्रक्चर था कि कहाँ से ये ओरिजिन हुआ था। जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीन टू अराइज फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द डी अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, तो जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो हमारे पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप की आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ से बना था, जबकि जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है due to the detachment of ribosomes. There are two basic morphological types हैं इसकी, हमारे पास एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दो फॉर्म होती हैं। एंडोप्लाज्मिक की जो मेम्ब्रेन है वो थिन होती है, वो 50 एंगस्ट्रॉम की होती है, एंड दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो 80 से 100 एंगस्ट्रॉम की थिक होती है। दैट्स वाई इसको हम थिन कंसीडर करते हैं। जो हमारे पास फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारे पास सिस्टर्नी है, हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं एंड हमारे पास वेसिकल्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिस्टर्नी क्या होता है। सिस्टर्नी हमारे पास फ्लैटेंड अनब्रांच्ड सैक लाइक एलिमेंट है। दे लाई इन स्टैक्स पैरेलल टू वन अनदर, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर पैरेलल लाई किए होते हैं। बेयर द राइबोसोम्स ऑन द सरफेस, और इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं इस तरह से लगे हुए। ठीक है जी। देयर फॉर दे अपेयर्स रफ, तो इस वजह से इसको हम रफ कंसीडर करते हैं एंड हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। इट कंटेन द ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसके अंदर हमारे पास राइबोपोरिन 1 और राइबोपोरिन 2 आता है, दैट बाइंड द राइबोसोम, जो राइबोसोम को इसके साथ बाइंड करता है। फर्दर हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं एंड वेसिकल्स हैं। ट्यूब्यूल्स आर द इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट विच फॉर्म अ नेटवर्क अलॉन्ग विद अदर एलिमेंट, और ये हमारे पास फ्री ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, इनके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होता। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, इस तरह से हमारे पास जो एक स्फेरिकल हमारे पास सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ अटैच है, वो फर्दर आगे इस तरह की ट्यूब्यूल्स बना रहा है, जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती हैं। जो इस तरह से ट्यूब्यूल्स हमारे पास बना रही है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है और उसके साथ कोई राइबोसोम फ्रीली अटैच नहीं होते। देन फर्दर हमारे पास आ जाता है जी वेसिकल्स। वेसिकल जो है वो हमारे पास ओवल एंड राउंड वैक्यूल लाइक एलिमेंट होता है। दे आर ऑल्सो फ्री ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है जी। ऑल द एलिमेंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रीली कम्युनिकेट्स विद द एन अदर एंड कंटेन अ फ्लूइड कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जो हमारे पास फ्लूइड होता है उसको हम एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं, और एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन के अंदर वो मौजूद होता है। दिस मैट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है और इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, और वो उससे डिफरेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। इनके दरमियान में कनेक्शन होता है जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोट्यूब्यूल्स। तो उसको डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल के प्लाज्मोडेस्माटा होता है उसको हम डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, और ये आपके पास उसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शो किया हुआ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ उसको कनेक्ट कर रहा है। इसको हम डेस्मोमेटा कहते हैं। ठीक है जी। और ये हमारे पास डेस्मोट्यूब्यूल कहलाता है। ठीक है जी। इसको हम डेस्मोट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है।
फर्दर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो हमारे पास ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, उसके साथ हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसको ये जगह होती है दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टर्नी स्पेस। इन सारे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्नी कहते हैं, सॉरी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्नी कहते हैं। जबकि जो हमारे पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और ये हमारे पास जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है ये हमारे पास ट्यूब्यूलर होता है और इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो आपके पास 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होती है दैट इज सैंडविच्ड बाय 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है जी, प्रोटीन मॉलिक्यूल इसके इर्द गिर्द होते हैं लाइक अदर मेम्ब्रेन इन द सेल वॉल। ठीक है जी, और इसके आगे हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास स्पेस होती है इनसाइड द ट्यूब्यूल्स एंड वेजिकल, जो आपके पास फिल्ड होती है विद द वाटरी मीडियम। इसके अंदर वाटरी मीडियम होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्लूइड ऑफ द साइटोसोल आउटसाइड। जो आउटसाइड का मटेरियल है उससे ये डिफरेंट होता है। देयर वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ लिपिड बायलेयर। वॉल्स जो है लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन होती है दैट कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। इसके अंदर प्रोटीन लार्ज अमाउंट में होती हैं दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेजिकल्स एंड सैक्स की फॉर्म में। इसका साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वेरी करता है बिटवीन द सेल टू सेल, ये डिफरेंट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कैन चेंज विद इन अ सेल लाइफ टाइम टू अलाउ द सेल टू अडेप्ट टू चेंजेस इन इट्स फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट। तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो लाइफ के अंदर चेंज हो जाता है, यानी मॉडिफाई हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है। दे आर नो राइबोसोम्स अटैच, तो इसके साथ कोई राइबोसोम्स नहीं होते। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर इन्वेलप, तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ कनेक्टेड होता है। फर्दर आपके पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अलाउ हेयर टू बी द इनफ सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एक्शन एंड द स्टोरेज ऑफ इंजाइम्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इंजाइम। तो ये उनके लिए स्टोरेज के लिए एरिया प्रोवाइड करता है और उनके एक्शन के लिए, उनके एक्शन परफॉर्म के लिए एरिया प्रोवाइड करता है और स्टोरेज के लिए एरिया प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो है वो लेस स्टेबल होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन विच सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस टेक प्लेस, क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं कर सकता। अगेन हम पढ़ने लगे हैं जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस जो है वो रफ हो जाती है। इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नाए, तो ये मेनली सिस्टर्नाए इससे फॉर्म होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जी मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो लार्ज होती है और डबल मेम्ब्रेन की शीट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बात ये याद रखनी है। विच इज़ लोकेटेड नियर एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। ये हमारे पास आउटर लेयर ये न्यूक्लियर होता है, उसके साथ हमारे पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और उसके साथ हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इस तरह से ट्यूब्यूल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो आपके पास जो डायरेक्टली अटैच होता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ वो हमेशा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये भी कई बार आपके पास MCQ आ जाता होता है, तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद आपके पास है जी इंपॉर्टेंट है फॉर द सिंथेसिस एंड द पैकिंग ऑफ द प्रोटीन्स, रेसल बॉडीज ऑफ द प्लाज्मा, नेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ द नर्व सेल। तो ये हम बाद में फर्दर डिस्कस ज़रूर करेंगे अपने गोल्जी ऑपरेटर्स का जो हमारे पास लेक्चर होगा उसके अंदर कि ये क्या होते हैं। अभी के लिए आपने जस्ट नेम याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास बाइंडिंग साइट ऑफ द राइबोसोम ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द ट्रांसलोकोन, इसको ट्रांसलोकोन कहते हैं। अब हमारे पास आ जाता है राइबोसोम्स बाउंड होते हैं टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट एनी वन टाइम आर नॉट आ स्टेबल पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर। तो ये इसके साथ स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये एक टाइम अटैच होते हैं, एक टाइम डी अटैच हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं और डी अटैच होते रहते हैं। बिकॉज राइबोसोम्स आर कॉन्स्टेंटली बींग बाउंडेड एंड रिलीज फ्रॉम द मेम्ब्रेन, वो कॉन्स्टेंटली कभी लग जाते हैं साथ, कभी डी अटैच हो जाते हैं, वो हमेशा लगे नहीं रहते। राइबोसोम्स ओनली बाइंड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वंस अ स्पेसिफिक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स, जब एक स्पेसिफिक प्रोटीन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स वहाँ पर मौजूद होता है तो वो उसके साथ बाइंड कर जाता है। जब वो स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोटीन नहीं होता तो वो उससे डी अटैच हो जाता है। दिस स्पेशल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स व्हेन अ
फ्री राइबोसोम्स बिगिंस ट्रांसलेटिंग द मैसेंजर आरएनए ऑफ द प्रोटीन। जब वो मैसेंजर आरएनए बनाता है तो तब वो आपके पास प्रोटीन स्ट्रक्चर आता है डिस्टेंट फॉर द सिक्रीटरी पाथवे। तो ये आपके पास सिक्रीटरी पाथवे को स्टार्ट करता है। The first 5 to 30 amino acid जो polymerize encode a single peptide, a molecular message that is recognized and bound by the single recognition particle। तो ये इसका फंक्शन है, ये आपने याद रखना है। दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, जस्ट आपने एज अ इंफॉर्मेशन एक बार इसको ज़रूर समझ लेना है। Ribosomes that become attached to the endoplasmic reticulum synthesize all the transmembrane proteins। तो ये आपके पास transmembrane proteins बनाते हैं। Most secreted protein that are stored in the Golgi apparatus lysosomes and the endosomes, तो उनके अंदर ये store होती है। Translation pauses and the ribosomes complex binds to the rough endoplasmic translocon। तो ये उसके साथ बाइंड कर जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है, ये सारे ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है। अब हमारे पास फर्दर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। एज अ प्रोटीन आर फॉर्म्ड इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स टूवर्ड प्रोटीन ऑफ द जो हमारे पास होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लाई कर रहा होता है नियर द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस इसके अंदर हमारे पास मॉडिफिकेशन करता है, हमारे पास इसको मॉडिफाई करता है और वो इसको फर्दर ट्रांसपोर्ट कर देता है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, हमारे पास क्या होता है एट दिस पॉइंट स्मॉल जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल होती है वो स्मॉल होती है, तब तक के लिए कंपोज होती है स्मॉल इन्वेलप ऑफ द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपके जो इन्वेलप होता है एक स्मॉल इन्वेलप से वो कवर हुई होती है, तो वो कॉन्टिन्यूली ब्रेक अवे हो सकती है और वो डिफ्यूज़ हो सकती है। वो आपके पास डीप जो लेयर होती है गोल्जी अपरेटस की उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। जो गोल्जी अपरेटस होता है उसको मॉडिफाई करता है, वो उसके जो है वो सेकेंडरी वैक्यूल बना देता है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट वेजिकल बना देता है और वो फर्दर उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्दर हम पढ़ लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल होती है उसके अंदर आपके पास जो उसकी कोटिंग होती है ना वो दो तरह की प्रोटीन से बनी होती है, जिसको हम कोप 1 कहते हैं और उसको हम कोप 2 भी कहते हैं। ठीक है जी, जो कोप 1 होती है, कोप क्या होता है, वो हमारे पास कोट ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को कहते हैं। जो आपके पास कोप 1 होता है ना वो हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास जो आपके पास वेसिकल होती है ना, जो आपका ट्रांसपोर्ट वेसिकल आई होती है उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके जाता है सिस एंड ऑफ, जो आपके पास सिस एंड है आपके गोल्जी अपरेटस का, उसकी तरफ लेके जाता है और इसको हम कहते हैं इंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। जबकि जो आपके पास कोप 2 होता है ना वो आपके पास जो सिस एंड है गोल्जी अपरेटस का उससे आपके पास वापस लेके जाता है आपके पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये एक आपको सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आपके पास वेसिकल निकलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपके पास राइबोसोम्स लगे होते हैं जो आपके पास प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं और ये आपके पास प्राइमरी वेसिकल या इसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं जो आपके पास निकलती है जी आपके, और वो जाके सिस एंड ऑफ गोल्जी अपरेटस पर जाके लगती है। ये आपके पास गोल्जी अपरेटस शो किया हुआ है, वो सिस एंड ऑफ गोल्जी अपरेटस पर जाके लगती है। गोल्जी अपरेटस उसके अंदर मॉडिफिकेशन करता है और वो ट्रांस एंड ऑफ गोल्जी अपरेटस से हमारे पास निकल जाती है मॉडिफिकेशन होके और वो बाहर जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाती है और अपनी सिक्रीटरी वेसिकल्स जो है उसको निकाल देती है। तो ये आपके पास एक टोटल बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। समटाइम्स जो आपके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डायरेक्टली आपके पास जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल होती है जो उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट के अंदर मेम्ब्रेन है वो उसके साथ उसको ट्रांसपोर्ट कर लेता है। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कोई भी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन अटैच होती है तो वो उसके साथ ट्रांसफ़र कर देता है लिपिड को या अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह को, तो एक डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म भी होता है। जो आपके फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो 3 तरह के हैं। आपके पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको भी हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है।
सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। तो सरफेस पे इसके राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होंगे, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोवाइड करता है स्पेस एंड राइबोपोरिन्स, एक पोर्स होते हैं जिसके अंदर राइबोसोम अटैच हो जाता है, तो वो राइबोपोरिन्स प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ जब राइबोसोम अटैच होंगे तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस कराएंगे। इनके पास फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लिंकिंग ऑफ शुगर्स टू फॉर ग्लाइकोप्रोटीन स्टार्ट्स इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इज कंप्लीटेड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस है वो स्टार्ट होती है इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही साथ हमारे पास सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर्स कराता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस एंजाइम प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास प्रिकर्सर एंजाइम फॉर्म करता है जो फर्दर जाके हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स में मॉडिफाई होते हैं। और साथ ही हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन कराता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उससे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फर्दर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है आफ्टर द डी अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। तो ये इसके कुछ फंक्शंस थे, ये आपने याद रखने हैं। अब हम फर्दर फंक्शन देख लेते हैं जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब वो लैक करता है राइबोसोम का, तो इसका फंक्शन जो है मोस्टली लिपिड मेटाबॉलिज्म में है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में है, डिटॉक्सिफिकेशन में है। ये हमारे पास अबंडेंट होता है इन द मैमलियन लीवर एंड द गोनेड सेल, तो उनके अंदर सबसे अबंडेंट होता है। सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स करता है विच सिक्रीट दीज प्रोडक्ट्स सच एज दूज इन द टेस्टीज ओवरीज। आपके पास स्किन के जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं हैव अ ग्रेट डील ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारा कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है। डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपके पास आता है कि डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो आपके पास रिलेटेड होती है टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन करता है विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गन, जो आपके पास लीवर होता है, कन्वर्ट करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जैसे कि ड्रग्स एंड पॉइजन्स हैं, उनको लेस हार्मफुल वन के अंदर ये हमारे पास कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनालिज कराता है, जैसे कि गोल्जी अपरेटस है, उसके बाद लाइबोसोम्स हैं और वैक्यूल्स हैं। इट ऑल्सो कैरीज आउट द अटैचमेंट ऑफ द रिसेप्टर ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म। तो ये उसके लिए आपके पास कैरियर साइट की भी कैरी आउट करता है, अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स, रिसेप्टर के अटैचमेंट के लिए भी साइट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आपके पास जो मसल्स होते हैं उनके अंदर रेगुलेट करता है कैल्शियम की आयंस को। जैसे ही वो कैल्शियम ज़्यादा होते हैं तो कंट्रैक्शन होती है, और कैल्शियम कम होता है तो आपके पास कंट्रैक्शन के बजाय रिलैक्सेशन हो जाती है। तो ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है इन द मसल सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो कंटेन द एंजाइम कॉल्ड द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विच कन्वर्ट द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज, अ स्टेप इन द ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी एनर्जी प्रोवाइड के अंदर भी ये हेल्प आउट करता है। लास्ट में अब हम पढ़ लेते हैं जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये क्या होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता है, ठीक है जी, लेकिन ये फाउंड करता है इन द स्मूथ एंड द स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड के अंदर आपके पास स्केलेटल एंड आपके पास कार्डियक दोनों मसल्स आ जाते हैं, ठीक है जी। इसका ओनली स्ट्रक्चरल डिफरेंस विद दिस ऑर्गेनेली एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेडले ऑफ द प्रोटीन्स। यानी जो प्रोटीन्स आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती हैं और जो आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती हैं वो दोनों डिफरेंट होती हैं, बाकी सब कुछ सेम है दोनों के अंदर। विद इन द कन्फाइंस ऑफ देयर ल्यूमेंस, जो उनके ल्यूमेंस के अंदर प्रोटीन होती हैं जस्ट वो चेंज होती हैं, और वही इनको फंडामेंटल डिफरेंस कर देता है इसके अंदर, और इनके फंक्शन को भी डिफरेंट कर देता है। जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसाइज करती है और मॉलिक्यूल्स को, वाइल जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपके पास स्टोर करती है, वो किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज नहीं करती, जस्ट स्टोर करती है एंड पंप करती है कैल्शियम आयन को। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कैल्शियम आयन अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको कंट्रैक्शन होती है, और अगर कम हो जाते हैं तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स कराता है। आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स लार्ज स्टोर ऑफ कैल्शियम। इसके पास लार्ज स्टोर जो कैल्शियम होता है विच क्वेस्टर्स एंड देन रिलीजेस
व्हेन द मसल सेल इज स्टिम्युलेटेड। तो इस तरह से आपके पास ना टी ट्यूब्यूल्स का एक स्ट्रक्चर होता है आपके मसल के अंदर। जैसे ही आपके पास एक नर्व इम्पल्स आती है तो वो आपके अंदर रिलीज़ होता है, आपके पास कैल्शियम आयन जो है वो सिक्रीट आउट होता है, वो ज़्यादा हो जाता है और आपके पास मसल की कंट्रैक्शन हो जाती है। जैसे ही वो कुछ देर के लिए कंट्रैक्शन रहती है और फिर आपके बाद दोबारा मसल रिलैक्स हो जाता है, इसी तरह दोबारा इम्पल्स आती है और फिर मसल कंट्रैक्ट होता है। ये आपके पास एक टोटल मैकेनिज्म चलता है जिसको हम फर्दर आपका जो मसल वाला चैप्टर है, जो आपका स्पोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर है, उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये आपके पास मेजर रोल परफॉर्म करता है इन द एक्साइटेशन एंड द कंट्रैक्शन ऑफ द कपलिंग इन द मसल सेल। ये डायग्राम देख लें, जैसे ही आपके पास एक्शन पोटेंशियल आया है वो उसने टी ट्यूब्यूल के अंदर आपके पास एक्शन पोटेंशियल को भेजा है। ये आपके पास एक्टिन और मायोसिन की चेन्स पड़ी होती है, फिब्रिल्स पड़े होते हैं। वो आपस में जैसे ही कैल्शियम का डिफ्यूज़ होता है इनसाइड, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कंट्रैक्शन हो जाती है। जैसे ही कैल्शियम हमारे पास कम होता है तो रिलैक्सेशन होती है। ये एक टोटल मैकेनिज्म है हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द मसल का। इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने मसल और स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर। तो ये था आपके पास टोटल हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि मैं आपके लिए इसको डिटेल और एक पूरा आपको अच्छी तरह से समझा सकूं कि क्या होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।